उभरता उत्तर प्रदेश और हर कोई इसे देख भी रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको भी ये बताना बेहद ज़रूरी है कि यूपी कितना बदल चुका है 2017 के बाद से। सर, पहला सवाल ये है मेरा कि पुलिस सुधार और कानून व्यवस्था को जिस तरीके से बेहतर बनाया गया है, यानी कि उत्तर प्रदेश को किस तरीके से बदला गया है, ये आप बताइए, क्योंकि ये एक सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर उत्तर प्रदेश में थी। हेलो। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार अपराध के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे कार्य कर रही है और इसमें कई स्टेप्स उठाए गए हैं। प्रोएक्टिव पुलिसिंग हो रही है, जो विजिबिलिटी है पुलिस की वो बढ़ाई गई है। माफियाओं के खिलाफ बहुत कारगर कार्रवाई की जा रही है। पिछले 4.5 साल में ज़ीरो टॉलरेंस नीति के अंतर्गत जो माफिया हैं हर प्रकार के, उनका चिन्हीकरण किया गया है और उसका वीकली मॉनिटरिंग मेरे दफ्तर से भी होता है और इसमें अब तक कुल लगभग 44,000 अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई इस दौरान हुई है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार ने उठाया जब उन्होंने एक एक्ट सीए के बाद में एक एक्ट बना दिया गया था, जिसमें कोई भी पब्लिक प्रॉपर्टी अगर डैमेज करता है तो उससे उस पर जुर्माने का प्रावधान था। उसके अंतर्गत ऑलमोस्ट अबाउट 2 करोड़ ऑफ रुपीज़ उसमें जुर्माने की तरफ फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं। ये पहली बार कहीं पर हुआ है और उसका कितना अच्छा इम्पैक्ट पड़ा है कि इस एक्ट के आने के बाद से, सीए के बाद से पूरे प्रदेश में मात्र एक घटना हुई जिसमें एक सरकारी जीप को जलाने का प्रयास हुआ और कुछ ऐसा अपराधी तत्व या किसी को भी ऐसा दुस्साहस नहीं हुआ कि हम इसको कर लें। तो ये बहुत ही अच्छा एक कदम पहली बार यहाँ पर उठाया गया था। यूपी 112 जो हमारी पीआरवी जो व्हीकल्स हैं उनका रिस्पांस टाइम जो 4.5 साल पहले 5 साल पहले लगभग 25 मिनट का था, उसमें एक 2 व्हीलर स्क्वाड जोड़ा गया। जो हमारे पास 4 व्हीलर्स थे तो इसमें करीब 1600 2 व्हीलर्स को भी जोड़ा गया। उस जैसे ही ये हुआ तो वो रिस्पांस टाइम घट के करीब 11 मिनट पे आ गया, तो ऑलमोस्ट हाफ से भी कम हो गया। तो ये बहुत ही अच्छा एक प्रयास था। इन 5 सालों में कोई दंगा नहीं हुआ। सारे हमारे जो त्यौहार हैं सभी वर्गों ने बिल्कुल शांतिपूर्वक और एक भाईचारे के साथ में मनाए हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस की एक बहुत बड़ी सफलता थी जो कुंभ 2019 में जो व्यवस्था की गई, एक बेटनलेस पुलिस थी वहाँ पर बिना डंडे के, और उनका बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन किया गया। कैसे इनको पब्लिक से जो श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं किस तरह से उनसे वो बात उनको डील करना चाहिए, उनकी ट्रेनिंग दी गई। और आपने देखा होगा कि इसमें पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस को बहुत ही सराहना हर तरफ से मिली है। मैं आपसे कमिश्नरेट सिस्टम के बारे में बात करना चाहूँगी। हमने देखा कि लखनऊ, नोएडा, उसके बाद वाराणसी, कितना सफल ये रहा और किस तरह से मतलब सोचा गया कि ये सिस्टम लागू करना चाहिए, उसके बाद प्रदेश में जो कानून व्यवस्था है या जो अपराध है या माफिया गुंडा तंत्र जिसकी हम बात कर रहे हैं वो भूमिगत हो जाएगा। देखिए, कमिश्नरेट सिस्टम ऑफ पुलिसिंग एक ट्राइड एंड टेस्टेड सिस्टम है। ये एक जो पिछले जो हमारे पुलिस आयोग हैं उन्होंने भी इसको रेकमेंड किया था और जितने भी बड़े आबादी वाले जो अर्बन सेंटर्स हैं वहाँ पे ये रिकमेंडेड है और कई प्रदेशों में ये बहुत सफलतापूर्वक एक चल रही है सिस्टम। और अगर आप एनसीआर को ही देख लें तो हरियाणा की तरफ जो हमारे गुड़गांव है, फरीदाबाद है, वहाँ कमिश्नरेट सिस्टम है, दिल्ली में है ही, यूपी में काफ़ी टाइम से इसकी ज़रूरत महसूस हो रही थी। पुलिस भी थोड़ी सी स्वतंत्र हुई फैसले लेने के लिए।
हाँ, इसमें एक कमिश्नरेट सिस्टम की ब्यूटी यही है कि इसमें एक जवाबदेही भी सिर्फ पुलिस की है, अकाउंटेबिलिटी पुलिस की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी पुलिस की है, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग है वो फास्टर हो जाता है। और इसमें एक ख़ास तौर पे जो अर्बन सेंटर्स हैं, तो हमारे 4 जनपदों में ये सिस्टम लागू हुआ है। पहले गौतम बुद्ध नगर और लखनऊ में हुआ और बाद में इसको बढ़ा के वाराणसी और कानपुर में भी लागू किया गया। इसका रिजल्ट भी देखने को मिल रहा है, पुलिस ज़्यादा रिस्पॉन्सिव हो गई है, अधिक अधिकारी जो कि ज़्यादा सेंसिटिव हैं पब्लिक की समस्याओं के प्रति, वो वहाँ पे तैनात हुए हैं। छोटी से छोटी भी कोई घटना होती है या कोई पब्लिक की परेशानी होती है, उसमें रिस्पॉन्स अधिक बेहतर हुआ है। और इसमें एक जो हमारी नोएडा पुलिस है, उसने एक थर्ड पार्टी असेसमेंट भी कराया है, एक ऑडिट भी कराया है इंडिपेंडेंट एक पार्टी से, और उसमें यही फीडबैक मिला है कि इस सिस्टम से पब्लिक भी बहुत खुश है। बिल्कुल सर, मेरा सवाल एक महिला सुरक्षा को लेकर है, जिसके लिए सब बहुत ज़्यादा चिंतित रहते हैं। यूपी में शायद लोग डरते थे यहाँ पर आने से, लेकिन अब काफ़ी कुछ यहाँ पर बेहतर हुआ है। महिला सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए हैं, योजनाएं बनाई गई हैं, तो उसके बारे में सर कुछ बताइए, क्योंकि सेफ सिटी परियोजना क्या है ये महिलाओं के लिए, और साथ ही साथ जो एंटी रोमियो स्क्वाड है ये किस तरीके से यहाँ पर काम करता है? देखिए, महिला सुरक्षा प्रदेश सरकार का और यूपी पुलिस के लिए एक प्रायोरिटी आइटम, और जैसे ये सरकार बनी थी, प्रत्येक थाने में एंटी रोमियो स्क्वाड्स का गठन किया गया था, और ईव टीजिंग पर बहुत कड़े ढंग से इसमें कार्रवाई हुई थी, और लगभग 55 लाख जो ईव टीजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पकड़ के, उनको चेतावनी दी थी। उससे ये बहुत जो स्थिति है बेहतर हुई है। हमारा जो महिला सुरक्षा के लिए पहले जो विभिन्न इकाइयाँ इस प्रदेश में कार्यरत थी, जैसे आपकी 1090 हेल्पलाइन मौजूद थी, एक हमारा CBCID के अंतर्गत में एक महिला प्रकोष्ठ था, इन सबको इंटीग्रेट करके WCSO विमेन एंड चाइल्ड सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट हुआ, जिसमें कि एक ADG रैंक की महिला अधिकारी उसको आज लीड कर रही हैं। और प्रदेश में जितने भी अपराध महिलाओं के प्रति होती है उसकी मॉनिटरिंग ओवरऑल वहाँ से होती है, सुपरविजन वहाँ से है। कोशिश की जाती है कि कोई भी एक तो अपराध ना हो, और अगर अपराध होता भी है तो उसके पकड़ दकड़ तुरंत हो जाए, और उसके प्रोसिक्यूशन और उसको सज़ा, इसमें जो भी अधिकारी है जो भी इसमें एक अभियुक्त है उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। और बहुत से ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें प्रभावी पैरवी करके और जो रेपिस्ट हैं उनको बहुत कम समय में सज़ा दिलाई गई है। क्या ऐसे कुछ स्टैटिस्टिक्स भी हमारे पास है, खासतौर पर महिलाओं को लेकर, जिस तरह से शिखा ने यहाँ पर आपसे सवाल किया था? जी, स्टैटिस्टिक्स अगर हम देखेंगे तो इस समय रेडिली मेरे पास नहीं अवेलेबल हैं कि कितनी केसेस में ये हुआ है, लेकिन कदम काफ़ी उठाए हुए हैं। और इसी में जो हमारा मिशन शक्ति अभियान चलाया गया, जो कि 3 चरणों में अभी 3rd चरण चल ही रहा है, वो बहुत ही प्रभावी एक अभियान रहा है। पहले अभियान में जो प्रथम चरण था हमारा, ये 2020 में हुआ था, जो हमारी नवरात्रि, जो शारदीय नवरात्रि से लेके जो आपकी ये वाली होती है मार्च, जो सेकंड शारदीय से नेक्स्ट कौन सी होती, तो उसमें एक चैत्रीय नवरात्र, शारदीय से चैत्रीय नवरात्र तक ये एक चलाई गई थी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कदम उठाया गया था वो प्रत्येक थाने में महिला हेल्प डेस्क का था। ये महसूस किया गया कि महिलाएं विशेष तौर पे जब भी थाने में जाती हैं तो वो थोड़ा सा उनको एक संकोच होता है। बिल्कुल। तो इसमें क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर पुरुष ही वहाँ पे रिसेप्शन में बैठे होते हैं, तो ये महिला डेस्क हर थाने में ये क्रिएट हुआ, लगभग 1535 महिला हेल्प डेस्क, जिसमें महिलाएं ही उनकी बात सुनती। ये बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है। सर, सेफ सिटी परियोजना किस तरीके से महिलाओं की मदद करती है? ये जो परियोजना सेफ सिटी परियोजना निर्भया कांड के बाद ये ज़रूरत महसूस की गई, उसके लिए एक
केंद्र सरकार से भी फंडिंग मिली है, राज्य सरकार भी उसमें अपना योगदान कर रही है। उसमें अभी लखनऊ में ये लागू हुई है हमारे यहाँ, और भी अन्य जगह भी, नोएडा के सहित और भी अन्य 6-7 जो हमारे प्रमुख टाउन्स हैं वहाँ पर इसको लागू करने का विचार भी है। लखनऊ में पिंक बूथ्स बनाए गए हैं, पिंक स्कूटीज़ बनाई गई हैं। इसमें सिर्फ महिलाएं ही इसमें पेट्रोलिंग करती हैं। पिंक बूथ्स अगेन जगह जगह लखनऊ में आपने देखे होंगे, वो मौजूद हैं वहाँ पर महिला स्टाफ रहता है, और किसी भी महिला को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पर वो तुरंत जा सकती हैं। ये थाने नहीं है, लेकिन इसमें किसी भी महिला को तुरंत मदद मिल सकती है। इसी प्रकार हम लोगों ने पुलिस सेंसिटिविटी पर खासा ध्यान दिया गया है। आप ये कह रहे हैं कि पुलिस सेंसिटिविटी पर, मतलब जो पहले एफआईआर नहीं होती थी, जब वहाँ पर जाते थे इस तरह से भगा दिया जाता था, या फिर रिपोर्ट दर्ज ही नहीं होती थी, या फिर इमरजेंसी कॉल्स पर कई बार, मैं उस पर भी आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि कई बार ये होता था कि जिन नंबर्स की आप यहाँ पर बात कर रहे हैं उन पर अगर आप कॉल करिए तो उन नंबर को कोई पिक नहीं करता था, रिस्पॉन्स नहीं मिलता था। नहीं, देखिए इसमें बहुत काम हुआ है। इसमें अब ऐसा नहीं कि कोई थाने में जाए और फिर उसकी रिपोर्ट दर्ज ना की जाए, क्योंकि अब बहुत सी एजेंसीज हो गई हैं जो उसको मॉनिटर कर रही हैं। पहले तो लोग थाने में जाते थे, एक तो पहली बात थानाध्यक्ष को रिपोर्ट लिखनी ही पड़ेगी, महिला हेल्प डेस्क क्रिएट ही हो गई। उसके लिए तमाम ऑफिसर्स हैं, दे हैव बीन मेड मोर सेंसिटिव। अगर कहीं पे कोई कमी आती है तो फिर उसको हम लोग देख के दंडित भी करते हैं। उसके साथ साथ अब जो हमारा महिला अपराध के लिए 1090 जो हमारी हेल्पलाइन है, फिर उस जो PRV का 112 है, ये सब इंटीग्रेट हो गए हैं। तो इसमें टेक्नोलॉजी का इस तरह समावेश हो गया है कि कोई अगर किसी घटना को छुपाना भी चाहे तो नहीं छुपेगा। कोई भी चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, ट्विटर का भी हम लोग संज्ञान लेते हैं, फेसबुक में भी कोई शिकायत होती है उसका संज्ञान लेते हैं, कोई टेलीफोन कर दे अच्छा, उसका ट्विटर की संज्ञान बात लेते करें हैं। तो आजकल ये भी देखा गया है कि छोटे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट भी हैं उनके भी अपने ट्विटर हैंडल हैं, तो उससे भी शिकायतें आती हैं क्या? उसको भी उसी तरह से उसका संज्ञान लिया? उससे भी कहीं से कोई शिकायत होती है, और मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है, और बल्कि गर्व भी है कि हमारा जो सोशल मीडिया का जो हमारा सेल है वो देश के सबसे बेहतर जो पुलिस के सोशल मीडिया सेल्स हैं उनमें से है, और हम लोग बहुत रिस्पॉन्सिव है हमारा सोशल मीडिया सेल। कोई भी घटना ट्विटर पे आती है या किसी और उस पर, तो तुरंत जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स के SPs हैं, हर जगह सोशल मीडिया सेल्स बने हुए हैं, वो तुरंत उसका जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन लेना होता है, अगर कोई घटना हुई है उसको तुरंत संज्ञान में लेके, क्योंकि ये बहुत ही एक अच्छी चीज़ हो गई है आज के ज़माने में कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ सोशल मीडिया से बहुत सी सूचनाएं जो आम तौर पे पुलिस तक नहीं पहुंचती, ये पहुंच जाती। और इसमें अगर कोई पुलिस का कहीं किसी स्तर पे इनएक्शन होने की संभावना ही नहीं रह गई, क्योंकि इतनी जल्दी से ये बात फैलती है। तो जो हमारे SPs हैं, दे आर ऑल्सो वेरी सेंसिटिव, और उन सबको बताया भी हुआ है इसमें तुरंत अप्रोप्रिएट एक्शन हो जाए। अगर कोई इसमें मुकदमा कायम होना है, अगर ऐसी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ है तो तुरंत उसमें एक मुकदमा कायम करके उसमें कार्रवाई की जाए, अभियुक्तों को पकड़ा जाए। कई बार सोशल मीडिया में फेक न्यूज़ भी आती है या कोई फेक इंसिडेंट दिया है तो उसका भी तुरंत खंडन किया जाता है। तो ये एक्टिविटी ये बड़ी है। कैसे निपटते हैं? जो फेक न्यूज़ की आपने बात की, अक्सर ये चीज़ बहुत रहती है कि फेक न्यूज़ आ जाती है, कुछ चीज़ कैसे निपटते हैं? फेक न्यूज़ आती है कई बार पुरानी घटनाओं को ऐसा दिखाया जाता है कि अभी हुई है। कई बार लोकेशंस बदली होती हैं, कहीं और की घटना, किसी और देश की घटना होती है और उसको दिखा दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश की घटना है। तो इसको भी तुरंत हम लोग अपने फेक न्यूज़ हैंडल से इसको आइडेंटिफाई करके तुरंत उसका हम लोग खंडन भी देते हैं। हम लोगों ने NRIs को के लिए भी एक व्यवस्था की हुई है, एक पोर्टल हमारा बना है ट्विटर का। उनको भी अगर विदेश में रहते हुए यहाँ की कोई समस्या है तो वो उस पर भी ट्वीट कर सकते हैं और उस पर भी हम लोग एक्शन लेते रहें। सर एक चीज़ और, आजकल जो है जैसे टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, तो अच्छी चीज़ों के लिए होता है तो क्राइम के लिए भी होता है। साइबर क्राइम जो बहुत ज़्यादा इस समय है और
प्रॉब्लम क्रिएट किए हुए हैं। लेकिन यहाँ पर अगर यूपी की बात करें तो देखिए टेक्नोलॉजी साइबर सेल भी बनाया गया है, तो इसकी कामयाबी के बारे में, मतलब ये साइबर सेल किस तरीके से चल रहा है, कैसे काम कर रहा है, इसके बारे में बताइए, कैसे निपट रहा है? देखिए, साइबर क्राइम अभी भी और आगे आने वाले समय में सबसे तेज़ी से बढ़ता हुआ क्राइम, और इसको टैकल करने के लिए हम लोग अलर्ट हैं। पहले अगर हम 4 साल पहले की बात करें तो मात्र 2 थाने होते थे पूरे प्रदेश के लिए, एक लखनऊ में, एक नोएडा में। अब हमारे पास 18 थाने साइबर क्राइम से डील करने के लिए बने हैं। जितने भी हमारे परिक्षेत्रीय मुख्यालय हैं, हर जगह एक एक थाना बन गया। उसके अलावा हम लोगों ने प्रत्येक थाने में एक साइबर हेल्प डेस्क बनाया, जो कि बहुत ही यूनिक चीज़ है। और इसमें एक ऐसे लोगों को रखा गया उस हेल्प डेस्क में, उनको ट्रेनिंग दिलाई गई है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो हमने एनालाइज किया उसमें 50% से अधिक घटनाएं ऐसी होती हैं जो कि लोगों की गाड़ी अर्न की हुई कमाई तुरंत से गायब हो जाती है, और छोटे छोटे अमाउंट्स होते हैं, कोई 5,000 चला गया, कोई 20,000 चला गया। उसके लिए एक हेल्पलाइन भारत सरकार की है, जिसका नंबर है 155260। तो ये हम लोग ने इसकी पब्लिसिटी की है, और इसमें इसके लिए यहाँ भी सब लोग जो बैठे उनकी जानकारी के लिए मैं फिर से बता दूँ नंबर एक बार, 155260 ये एक हेल्पलाइन है। यदि आप कभी भी साइबर क्राइम के ज़रिए आपके अकाउंट से कोई पैसा चला जाता है, कोई अमाउंट, इस नंबर पे यदि आप फ़ोन करेंगे तो फिर उस पर विदिन 24 आवर्स, इसमें ट्रिक है इसकी, जल्दी से जल्दी ये खबर जानी चाहिए। तो अगर आप इस पर रजिस्टर कर देंगे तो फिर एक व्यवस्था सभी जो आरबीआई और अन्य बैंक्स के साथ में बात करके ये बनाई गई है कि आपका जो पैसा फिर जिसने भी आपको ठगा है उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये कोरोना के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखे गए थे इस तरह के मामले। ये कोरोना के समय भी थे और अब ये बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहे हैं। तो यूपी एक ऐसा स्टेट है, क्योंकि ये कई बार ये नंबर लोगों को याद नहीं रहता, तो हम लोगों ने क्या किया कि जो हमारा 112 है उसके साथ इसको इंटीग्रेट कर दिया है। तो अगर आपको नंबर याद भी ना रहे तो आप 112 पे अपनी शिकायत बता सकते हैं, तो वही कार्रवाई कराने में वो मदद करेंगे। और ये जो साइबर हेल्प डेस्क हैं, इनका भी मेन काम यही है कि कोई भी व्यक्ति आए तो एक तो तरीका है कि आप कह दें कि साहब वो साइबर थाना है, वहाँ जाइए, तो वो चीज़ ना करते हुए ये साइबर हेल्प डेस्क का काम यही है कि सबसे पहले ये जो रजिस्ट्रेशन 155-260 पे है ये करा दें, ताकि मेन काम ये है कि पैसा बेचारे का बच जाए, और बाद में जो कार्रवाई होनी है वो साइबर थाने से होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हम लोग का कदम अभी उठा है, और जो हमारी जो महिला हेल्प डेस्क है उससे भी इसको इंटीग्रेट कराया गया है। तो कुल मिला के साइबर क्राइम पे बहुत हम लोगों ने कदम उठाए हैं, लेकिन ये भी कहना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। जिस तरीके से ये देखा जा रहा है पूर्वी और पश्चिमी यूपी में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा माफिया तंत्र, गुंडा तंत्र बहुत था। अब तो कई लोग ऐसे हैं जो आके खुद से थानों में जाते हैं, सरेंडर करते हैं, तो ये एक तारीफ के काबिल बात है, कहीं भी ये देखने को नहीं मिलती है। तो इस चीज़ को आपने कैसे कंट्रोल किया? देखिए, माफिया के खिलाफ बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से प्रदेश में कार्रवाई हुई है, उनका चिन्हीकरण हुआ है। अगर बड़े माफिया हैं, छोटे अपराधी हैं, सबका उसी ढंग से आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ एक टारगेट बना के कार्रवाई की गई है, और उनको इकोनॉमिक चोट पहुंचाई गई है। जो भी क्राइम से उन्होंने लाभ अर्जित किया है, प्रॉपर्टी बनाई है, उसको टारगेट किया गया है, और लगभग 1900 करोड़ रुपए की धनराशि जो है की वर्थ जो प्रॉपर्टी है वो उनसे जब्त हुई है या ध्वस्त की गई है। तो ये जब इम्पैक्ट पड़ता है तो इसका इम्पैक्ट छोटे अपराधियों पे ही पड़ता है कि जब बड़े माफिया हैं, जब वो नहीं बच रहे तो फिर छोटों का की कोई बिसात नहीं है। तो बिल्कुल इसमें माफिया के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है प्रदेश सरकार की और उत्तर प्रदेश पुलिस की, और हम लोगों ने इसको सस्टेन्ड एक अभियान चलाया हुआ है। प्रत्येक हफ्ते इसकी मॉनिटरिंग होती है, और इस पर कोई लेटअप हम लोगों ने नहीं किया है, और यही कारण है कि जो माफिया है वो इस समय काफ़ी
ध्वस्त हो चुका है काफ़ी हद तक। ठीक है, आप एनआरआई की जो समस्या है उनके निस्तारण की अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पर बात कर रहे थे, उसे लेकर भी एक हैंडल बनाया गया है यूपी एनआरआई करके, वो कितना कारगर है और ये किस तरह से काम कर रहा है? नहीं, ये अगेन जो सोशल मीडिया की ब्यूटी है कि तुरंत कहीं बैठे हुए दुनिया में तुरंत ही एक ही सूचना आ जाती है और उसको हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसकी अगेन समस्या पे डिपेंड करता है कितना, भाई कई एनआरआईज ऐसे हैं जो कि बाहर हैं, आ नहीं पा रहे हैं और त्वरित जब तक वो आएँ तब तक यहाँ समस्या ऐसा न विकराल रूप ले ले, तो उसको तुरंत हम लोग, हमारा सोशल मीडिया सेल, उस ये भी शिकायत रहती है कि उनको उस तरह से मदद नहीं मिल पाती है, तो उस पर सबको सेंसिटिव किया गया है और उस पर जो डीजी ऑफिस का सोशल मीडिया हैंडल है, साथ साथ में जो हमारा प्रत्येक जनपद में सोशल मीडिया सेल है वो उस पर रिस्पॉन्ड करता है। ये है जो उसको पब्लिक को पहले तो समझाया गया, लेकिन उसके बाद भी जहाँ कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया गया तो सख्ती से उससे निपटा गया। और इसमें जो मैंने कहा था कि वो जो एक्ट जो बनाया है यूपी सरकार ने, वो बहुत ही कारगर साबित हुआ और उसकी बहुत ही मदद मिली। जो पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज इसमें लोग आम तौर पे कर ही देते थे, कोई पब्लिक की बसेज हैं, रोडवेज बसें हैं, या इवन प्राइवेट जो प्रॉपर्टी है, प्राइवेट व्हीकल्स अगर कहीं फंस जाएं उनको भी नुकसान हुआ करता है। लोगों का बस नहीं चलता है तो वो यही करते हैं, जो सरकारी प्रॉपर्टीज़ है या कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ है उनको इस तरीके से नुकसान पहुंचाते हैं। और ये बहुत बड़ा अच्छा ये कदम है जिससे अब इससे करने से शायद लोग डरें। नहीं, उसमें वाकई में डर है। जैसा मैंने आपको बताया कि उसके बाद से मात्र एक इंसिडेंट हुआ, उसमें एक जीप को जलाने का मात्र प्रयास हुआ, वो जल भी नहीं पाई थी। तो इसलिए ये तो है कि हाँ, लोगों के मन में एक डर तो है, क्योंकि ये डर कि पोस्टर्स चिपका दिए गए या उन्हीं से वसूली की जा रही है। नहीं, ये तो खैर है, जब भी आप इस तरह की घटना होती है तो इसको आइडेंटिफाई करके कि कौन लोग उसमें हैं, क्योंकि आजकल एक और अच्छी चीज़ टेक्नोलॉजी के एडवेंट से ये हुआ है कि वीडियो कैमरे पुलिस ने भी कई जगह लगवाए हैं, कई स्टेट्स में, अपने स्टेट में कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे लोकल एसपीज ने भी जगह जगह मदद लेके वीडियो कैमरे। हाँ, ये देखा भी गया कि सोशल प्लेटफॉर्म पर मतलब जिस तरह से पूरा एक चैनल काम करता है कि उसमें अपने बाइट से लेकर मतलब क्या स्टेटमेंट है, उससे लेकर क्या उनकी एक्टिविटीज़ रही है, वो तमाम चीज़ों को भी उस पर डाला गया। तो इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से इस्तेमाल अब हो रहा है और उसमें जो भी लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेते हैं, किसी भी पब्लिक एजिटेशन में और पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं, उनको आइडेंटिफाई करना बहुत आसान तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन हाँ काफ़ी सुलभ हो गया है और अब काफ़ी इसमें एक बार पता चल जाता है और हम लोग भी कार्रवाई अच्छी तरह से उनको परख के ही करते हैं। ऐसा भी नहीं कि कोई इनोसेंट के खिलाफ हो जाए, जो वास्तव में उसमें इन्वॉल्व थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है और उसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट हुआ है। ये कई लोग सवाल उठाते हैं, इसका जवाब बेहद ज़रूरी है। तो इसमें जो हमारे जो वीडियो कैमरा के सर्वेलेंस हैं, ड्रोन्स का इस्तेमाल हम लोगों ने इसमें किया है क्राउड कंट्रोल में और इस तरह के लोगों को आइडेंटिफाई करने में। तो अभी तक जितनी भी हमने वसूली की है, किसी ने ये नहीं कोई कह पाया कि नहीं हम वहाँ पर नहीं थे या हमारे खिलाफ कोई गलत कार्रवाई हुई है, ऐसा कतई नहीं हो पाया। सर, आपने कहा कि जो इस तरह की तमाम चीज़ें हैं, अब जिस तरह से ये अपराध है उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, या भूमिगत की जो आप बात कर रहे थे, जो गुंडा तंत्र हो गया या माफिया तंत्र, इसके लिए जाहिर सी बात है कि पुलिस पॉपुलेशन रेशो जो है उसे बढ़ाया गया होगा। कौन कौन से वो एरियाज अब हैं जहाँ पर आपको लगता है कि अभी भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है? आपने बहुत अच्छी बात कही है और यहाँ पर दो तीन चीज़ मैं बता दूँ कि एक तो पुलिस पॉपुलेशन रेशियो यहाँ पर बढ़ाया गया है। पहले अभी भी खैर उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी अधिक है, अभी भी ये अगर हम देश के अन्य राज्यों से तुलना करें तो कम है, लेकिन इस पर सुधार बहुत हुआ है। जो महिला की अगेन मैं बात कर रहा हूँ, महिला पुलिस की जो रिक्रूटमेंट है अब इन 4 वर्षों में दोगुना हो गई संख्या, ट्वाइस। और आगे भी हम 5 महिला बटालियंस हमारी खुलने वाली हैं जो कि सिर्फ महिलाओं से बनी होंगी और उनके लिए होगी। तो जो लक्ष्य है हमारा ये है कि कालांतर में 20% जो फोर्स है उत्तर प्रदेश का, ये महिलाएं उसमें होंगी। उस लक्ष्य की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और इन 4 वर्षों में ही दोगुना ये हो गया है। तो ये एक बहुत अच्छा वो हुआ है। साथ साथ में जो टेक्नोलॉजी का विशेष इस्तेमाल
और टेक्नोलॉजी में मैं ये ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगा कि जो बहुत कमज़ोर पहलू जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का होता था वो प्रोसिक्यूशन होता था। उसमें एक पुलिस अपना इनको अपराधियों को पकड़ के सलाखों के पीछे करती थी, लेकिन फिर वो प्रभावी पैरवी ना होने के कारण कोर्ट से छूट जाते थे। हाँ। तो ये आपको जानकर खुशी होगी कि जो हमारा इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का जो पोर्टल है, ई पोर्टल है, उसमें प्रोसिक्यूशन में उत्तर प्रदेश पुलिस नंबर 1 पर है पूरे देश में। सबसे अच्छा इस्तेमाल यूपी पुलिस ने इसमें किया है और इसके कारण ख़ास तौर पे जो महिला अपराध हैं उसमें एक बहुत अच्छी सज़ा हुई है, कम समय में सज़ा हुई है। फास्ट ट्रैक कोर्ट्स सरकार ने बनाए हैं। ये सब का एक वो करते हुए एक बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। साथ ही साथ जो सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स दैट हैव बीन टेकन इज द जो हमारे फॉरेंसिक टूल्स हैं, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसको हम लोग ने इस समय बहुत बढ़ावा दिया है। अब 18 जो हमारे रेंज के हेडक्वार्टर्स हैं उन सब जगह हमारे पास मोबाइल नहीं, एक्चुअल लैब्स हैं, फॉरेंसिक लैब्स हैं, जिनमें 7 ऑलरेडी बन चुकी हैं। डीएनए लैब्स हमारी हैं। अब बहुत अच्छे ढंग से जो हम फॉरेंसिक एविडेंस है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि वो जो हमारी पैरवी है, जो प्रोसिक्यूशन है, उसमें हमारी मदद हो पाए। क्योंकि आपको पता ही है, देखिए कि जो भी ह्यूमन एविडेंस होता है, ह्यूमन एविडेंस चूँकि हमारे यहाँ कोर्ट्स थोड़ा सा एविडेंस में टाइम भी लगता है। ह्यूमन एविडेंस हमेशा कोर्ट में जाके फिर अपनी गवाही बदल देता है। बट जो हमारा फॉरेंसिक एविडेंस है वो एक अटूट एविडेंस है। एक बार जो अगर आपने ढंग से उसको ले लिया तो वो फिर कोर्ट में भी स्टैंड करता है। यही कारण है कि हमारे पैरवी प्रोसिक्यूशन इम्प्रूव हुआ है और अधिक से अधिक लोग सज़ा पा रहे हैं। क्योंकि अगर सही अपराधी पकड़ा जाए और फिर उसको सज़ा हो जाए तो अपराध के लिए कंट्रोल करने के लिए इससे बड़ा डिटरेंट और कुछ नहीं होता। सर, मैं चाहूँगी कि आप एक बार बताएं कि पहले के मुकाबले अब कितना अपराध कंट्रोल हुआ है। देखिए, ये अगेन ये मेरा मानना है कि पब्लिक परसेप्शन इज़ द बिगेस्ट थिंग। क्योंकि पुलिस तो हमेशा ही कहती है कि देखिए कम हुआ है अपराध, लेकिन ये पब्लिक इज़ अ बेटर जज ऑफ द मूड। और मेरा ये मानना है कि वास्तव में पिछले 4.5 साल में अपराध पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुआ है। साइबर क्राइम का देखा जाए तो वो बड़ा होगा ज़रूर, क्योंकि अब उसका रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा हो रहा है। लेकिन जो हमारे मुख्य हेड्स हैं, जो कि प्रॉपर्टी ऑफेंसेस हैं, डिकॉइटी हैं, लूट्स हैं, जो महिलाओं के खिलाफ अपराध है, वो कम हुआ है। बिल्कुल सर, आप अभी बता रहे थे टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की बात कर रहे थे, तो फीमेल सिक्योरिटी में टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल किस तरीके से करते हैं? फीमेल सिक्योरिटी, देखिए सबसे पहले एक एग्जांपल आपको मैं दूंगा। जो अभी एक हम लोगों ने जो ये हमारा 112 है, 112 1090, इसको बिल्कुल सीमलेसली इंटीग्रेट कर दिया है। इसको जीआरपी से भी, जो हमारा रेलवे पुलिस है, उससे इंटीग्रेट किया है। तो अब आपको एक एग्जांपल मैं दूंगा कि अभी 2 महीने पहले एक महिला किसी ट्रेन से ट्रैवल कर रही थी और उसको वहाँ पर किसी ने वहाँ पर छेड़खानी की उससे ट्रेन में। तो बगल में कुछ सीट छोड़ के कोई और वहाँ पे को पैसेंजर था, उसने ट्वीट कर दिया बस कि ये हो रहा है। और उस ट्वीट का संज्ञान लेते हुए वो हमारी 1090 और 112 से जुड़ गए। फिर हमने जीआरपी को खबर की। विदिन 20 मिनट्स मूविंग ट्रेन में जो हमारे जीआरपी के कांस्टेबल से वहाँ पहुँच गए और मदद पहुँच गई। तो आप देखिए कि इतनी त्वरित तरीके से मतलब उस पर कार्रवाई की गई, एक्शन लिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।